हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें हमने दो मेथड बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। और मैंने आपको कहा था आप इनके फॉर्मूलेज लर्न कर लीजिए, तो आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट की। ये जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट है ये आएगा कैसे। भाई वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के फॉर्मूले तो हमने लिख लिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड में एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, गुडविल आ जाएगी। लेकिन बात ये कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो लेट्स बिगिन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। लेट्स बिगिन। देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, मैंने यहां पर आपको कहा था कि मैं एक वर्ड काम में ले रहा हूं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए जो भी नया पार्टनर आपकी फर्म में आ रहा है या कोई एक पर्सन दूसरे बिजनेस को परचेज कर रहा है, तो जब हम गुडविल का पेमेंट करते हैं तो कोई भी गुडविल का जो पेमेंट करता है वो फ्यूचर के लिए करता है, ना कि पास्ट के लिए। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए, लेकिन अगर फ्यूचर में प्रॉफिट्स आप नहीं अर्न करेगी फर्म, तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसके लिए तो बेनिफिशियरी नहीं है। इसलिए जो प्रॉफिट का जो हम वैल्यूएशन कर रहे हैं गुडविल में, तो जो प्रॉफिट हम निकालेंगे ओनली प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पर नहीं निकाल सकते। प्रीवियस ईयर्स के जो प्रॉफिट्स हैं उसके बेसिस पर आपके पास्ट का तो हम हिस्ट्री निकाल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए हमको फ्यूचर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए एवरेज प्रॉफिट की जगह हम बात करेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो देखिए इस कैलकुलेशन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर्स। आपको जो भी क्वेश्चन में अलग अलग ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, आप सबसे पहले उन प्रॉफिट्स को लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल 2021-22 का आपको प्रॉफिट गिवन है, आपने वो लिख लिया। 22-23 का प्रॉफिट है, आपने वो लिख लिया। 23-24 का जो प्रॉफिट है वो लिख लिया। वो कोई भी ईयर्स हो सकते हैं, 3 साल हो सकती हैं, 4 साल हो सकते हैं, 5 साल हो सकते हैं। जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, सबसे पहले आप उन प्रॉफिट्स को लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है, ऐड एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंसेज। ऐसा कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंसेज किसी साल में हुआ है या कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो उसको आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है। क्यों करना है, देखिए जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो क्योंकि हम गुडविल की जो बात कर रहे हैं वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बेसिस पर कर रहे हैं, तो वो सब नॉर्मल सिचुएशंस की हम बात करेंगे। एबनॉर्मल सिचुएशन में तो कभी भी किसी भी बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए किसी भी साल में कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो आपने क्या किया होगा, उस लॉस को राइट ऑफ कर दिया होगा P&L से एज ए एक्सपेंसेज। तो उस साल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया। तो इसलिए उसको ठीक करने के लिए उस एबनॉर्मल लॉस को वापस हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का आपने कोई एक्सपेंडिचर किया, जैसे कोई मशीनरी खरीदी और आपने एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान करके P&L में आपने लिख दिया, गलत लिख दिया। मशीनरी खरीदी, उस मशीन से अगर आपको 10 साल तक लाभ प्रॉफिट मिलेगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन वहां आना चाहिए, ना कि मशीनरी की कॉस्ट। तो कैपिटल नेचर का कोई एक्सपेंडिचर है, तो ऐसे एबनॉर्मल एक्सपेंसेज या कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेज अगर किसी भी ईयर में आपने P&L से राइट ऑफ कर दिए हैं, तो ऐसे प्रॉफिट्स एक्सपेंसेज को या लॉसेज को वापस आपको ऐड करना। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कहता है द लॉस बाय फायर ₹10,000 राइट ऑफ फ्रॉम 2023-22। तो 22-23 में आप क्या कर दिया, लॉस बाय फायर को P&L से राइट ऑफ कर दिया है, तो इसलिए आपको क्या करेंगे, उसमें यहां पर ₹10,000 ऐड कर देंगे। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी कि किसी भी तरह का कोई भी एबनॉर्मल लॉस या कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर अगर किसी भी ईयर में हुआ है, तो ऐसे लॉस या एक्सपेंडिचर को उसमें वापस ऐड कर देना है। बशर्ते, कंडीशन क्या है, क्वेश्चन ये लिखेंगे कि आफ्टर चार्जिंग या आपने राइट ऑफ
कर दिया है, अगर बिफोर चार्जिंग है या राइट ऑफ नहीं किया है तो फिर आपको उसका कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है, इट मीन्स आपने राइट ऑफ कर दिया, वो गलत कर दिया, राइट ऑफ नहीं करना चाहिए था। तो प्रॉफिट की लैंग्वेज आपको ध्यान में रखनी है, आफ्टर चार्जिंग है तो ऐड करना है, और अगर बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक इसी तरह से आपको लेस करना है कोई भी एबनॉर्मल लॉस की जगह प्रॉफिट भी हो सकता है, और गेन और कोई इनकम हो सकती है। तो किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मल गेन किसी भी साल के प्रॉफिट में इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या करना है, वापस लेस करना है, क्योंकि वो गलत इंक्लूड कर रखा है। नॉर्मल सिचुएशंस की बिजनेस की हम बात करते हैं, एबनॉर्मल सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। जैसे इनकम के रूप में अगर अपन हो सकता है कि किसी कंपनी का डिविडेंड आपको मिला, तो डिविडेंड जो मिला है वो बिजनेस की इनकम, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, बिजनेस से होने वाली इनकम नहीं, वो तो कहीं पर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, उसका डिविडेंड मिला है। कोई स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट आपको हो सकता है, वो आपके अगर प्रॉफिट में इंक्लूड है, आपको उस साल के प्रॉफिट में से उसको माइनस करना है। जैसे क्वेश्चन कहता है 2023 to 24 प्रॉफिट इंक्लूड स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट ₹10,000, आपको क्या करना है, 23-24 में इंक्लूड है तो वहां से माइनस करना है। अगर इंक्लूड नहीं है तो नहीं करना है, अगर इंक्लूड है तो ही माइनस करना है, क्योंकि आपने गलत इंक्लूड कर लिया। तो इस तरह से किसी भी साल में कोई भी एबनॉर्मल इनकम हुई है, डिविडेंड है, तो ऐसी इनकम को आपको क्या करना है, लेस करना है। तो यहाँ पर आपको ये एबनॉर्मल एक्सपेंसेज और एबनॉर्मल इनकम का एडजस्टमेंट करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि किसी भी साल के प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको वापस ऐड करेंगे, और एबनॉर्मल इनकम हुई है तो उसको वापस लेस करेंगे। ये जो ऐड लेस करने के बाद में आपका प्रॉफिट आएगा, हम इसको नाम दे देंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। ये हमारे हो गए एडजस्टेड प्रॉफिट, जो हमारे एबनॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को एडलेस करने के बाद हमारे आए हैं। तो ऐसे एडजस्टेड प्रॉफिट अब आपके आ गए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसे एबनॉर्मल इनकम या एक्सपेंसेस नहीं है, अगर नहीं है तो फर्स्ट स्टेप को यूज नहीं करेंगे हम, देन हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि ये जो प्रॉफिट्स आपके आए हैं ये रेगुलरली कहीं इंक्रीज और रेगुलरली डिक्रीज तो नहीं हो रहे हैं। अगर रेगुलरली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं तो उस पर वहां पर हमको ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले सेकंड स्टेप की बात करता हूं मैं। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, सम ऑफ adjusted profits divided by number of years। मतलब ये जो आपके एडजस्टेड प्रॉफिट्स आए हैं, आप इनका क्या करेंगे, सम कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन में 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, आप 3 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, आप 5 से डिवाइड करेंगे। 4 ईयर्स के दे रखे हैं, 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आया है, इसका आप टोटल करेंगे, वो गया सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब जो मैं आपको बात कह रहा था कि ये एडजस्टेड प्रॉफिट्स अगर रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं और रेगुलरली डिक्रीज हो रहे हैं, यानी या तो रेगुलर इंक्रीज हो या फिर रेगुलर डिक्रीज हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना है। ऐसी कंडीशन में फिर आप निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कई बार क्वेश्चन थ्योरेटिकल में पूछ भी लेता है, आपके वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब निकालते हैं। तो जहां पर आपके एडजस्टेड प्रॉफिट्स रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिंपल एवरेज निकालने के बजाय हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो आपका फॉर्मूला रहेगा यहां सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। वेट के टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि देखिए जो आपके एडजस्टेड प्रॉफिट्स आए हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ गया एडजस्टेड 20,000, यहाँ हो गया 22,000 और यहाँ हो गया 26,000।
क्या हो गया, हमारे प्रॉफिट्स रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं, 20 से 22 हो गए, 22 से 26 हो गए। बढ़ने चाहिए, कितने बढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, रेगुलर होनी चाहिए, नहीं एक बार बढ़े अगली बार में कम हो गए और फिर बढ़ गए, ऐसा नहीं होगा। या तो रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं या फिर रेगुलरली डिक्रीज हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपके जो वेटेड या आपके जो प्रॉफिट्स आए इनको आप वेट देंगे। पहले साल को 1 वेट दे दिया, दूसरे को 2 दे दिया, तीसरे को 3 दे दिया, फोर्थ ईयर को 4 दे दिया, फिफ्थ को 5 दे दिया। इस तरह से वेट देंगे और प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो प्रॉफिट को वेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट हमारा आया है इसका आप टोटल करेंगे। क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाय टोटल वेट, इस वेट के टोटल से डिवाइड करेंगे। जैसे 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 6, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कब करना है, प्रॉफिट या तो रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं या फिर रेगुलरली डिक्रीज हो रहे हैं, तभी ऐसा करना है। अगर सिंपल है, कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, देन हम सिंपल एवरेज निकालेंगे जिसका फॉर्मूला आपका ये रहेगा। तो इस तरह से हमको 2 स्टेप में ये काम करना है। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 3rd स्टेप की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। हो गया, यस। चलिए अब हम 3rd स्टेप की बात करते हैं। 2nd स्टेप में हमारा ये काम हो गया। तो 2nd स्टेप का जो हमारा आंसर आया होगा, जो रिजल्ट आया होगा, वो क्या आया होगा, या तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया होगा या वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया होगा। जैसी भी कंडीशन है वैसा आपका इन 2 में से कोई एक आंसर आपका आ गया। अब बात करते हैं हम 3rd स्टेप की। 3rd स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए 3rd स्टेप के लिए आपका बेस क्या रहेगा, जो भी आपका 2nd स्टेप का आंसर आया, 1st स्टेप का आंसर 2nd में यूज हुआ है, तो 2nd स्टेप का आंसर आपके 3rd स्टेप में यूज होगा। देखिए, तो 2nd स्टेप का जो आपका आंसर आया, अब हमको 3rd स्टेप में क्या लेना है। 3rd स्टेप में हमारा बेस क्या रहेगा, जो भी आपका 2nd स्टेप का आंसर आया है, क्या आंसर आया होगा हमारा, या तो एवरेज प्रॉफिट आया होगा या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया होगा। जो भी हमारा आंसर आया उसको आपने बेस लेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है या वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, ये तो हो गया पास्ट के बेसिस पर हमने कंपनी की हिस्ट्री निकाल ली कि पास्ट के बेसिस पर तो ये रिजल्ट आ रहा है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी पार्टनर आ रहा है या हम किसी बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो फ्यूचर के लिए करते हैं, ना कि पास्ट के लिए। इसलिए अब हमको फ्यूचर के भी एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे और देन आपका आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये तो एवरेज आ गया, एक्चुअल या फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में होने वाले एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे। तो प्रॉफिट का रिलेशन किससे होता है, प्रॉफिट का रिलेशन होता है इनकम और एक्सपेंसेस से। अगर फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक्सपेंसेस का प्रॉफिट से हमेशा अपोजिट रिलेशन होता है। अगर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे प्रॉफिट कम होगा, अगर एक्सपेंसेस कम होंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह से इनकम का रिलेशन, इनकम का सीधा रिलेशन होता है। अगर इनकम बढ़ रही है आपकी फ्यूचर में तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएंगे। अगर सपोज ये आपके फ्यूचर में कोई इनकम कम हो रही है, इट मीन्स आपके प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे। तो फ्यूचर में होने वाले इनकम और एक्सपेंसेस को यहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ऐड एक्सपेंसेस which not arise in future, तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो पास्ट में तो हो रहे थे लेकिन फ्यूचर में नहीं होंगे। तो फ्यूचर में अगर एक्सपेंसेस नहीं होंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सर कैसे, देखिए डायरेक्ट नहीं लिखता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखता है, सपोज कीजिए मैं आपकी बिल्डिंग में रेंट पर एक शॉप चला रहा हूं, अपना बिजनेस चला रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको रेंट दे रहा हूं 10,000 रुपीज़ पर मंथ का, आप मेरे बिजनेस को परचेज कर रहे हैं।
तो जब आप मेरे बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, आप गुडविल का पेमेंट कर रहे हैं, तो गुडविल का वैल्यूएशन हम कर रहे हैं। अब क्या होगा, जब आप मेरे बिजनेस को परचेज करेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, जो मैं रेंट एज ए पेमेंट 10,000 पर मंथ दे रहा था, साल के 1,20,000 रुपए का मैं रेंट का पेमेंट कर रहा था, वो आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बिल्डिंग तो आपकी है। क्या हो गया, एक्सपेंसेस बच गए, 1,20,000 रुपीज साल के आपके बच गए। क्या होगा, प्रॉफिट आपका 1,20,000 से बढ़ जाएगा। आई थिंक बात क्लियर हो गई। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में राइज नहीं होंगे, हम उनको ऐड कर देंगे। सेम इसी तरह से इनकम का इफेक्ट, ऐड इनकम विच अराइज इन फ्यूचर, यानी ऐसी इनकम जो पास्ट में तो नहीं हो रही थी लेकिन फ्यूचर में होगी। मैं जो बिजनेस चला रहा था आपके यहाँ पर, वो सिर्फ एक मेडिकल शॉप थी। आप क्या करेंगे, फ्यूचर में मेडिकल शॉप के साथ में कुछ जर्नल आइटम्स भी उस शॉप में रखेंगे, उससे आपके 12,000 पर मंथ की इनकम जनरेट होगी। क्या होगा, प्रॉफिट भी आपका 12,000 पर मंथ से इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी इनकम को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया। सेम अब जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, लेस एक्सपेंसेज which arise in future। क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ऐसे एक्सपेंसेज जो फ्यूचर में अराइज होंगे, पहले नहीं हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि मैं बिजनेस रन कर रहा हूं, तो मुझे तो अकाउंट्स की नॉलेज है, मैंने कोई अकाउंटेंट हायर नहीं कर रखा था, किसी तरह का कोई अकाउंटेंट नहीं रख रखा था। अब क्या है, आपको अकाउंटेंसी कोई नॉलेज नहीं है, तो आपने अपने बिजनेस के लिए आपको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, और उस अकाउंटेंट की पर मंथ सैलरी आप 15,000 का पेमेंट करेंगे। क्या होगा, फ्यूचर के एक्सपेंसेस 15,000 पर मंथ के हिसाब से पूरे साल के 1,80,000 से एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साल का देखना है, पर मंथ अगर क्वेश्चन में लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना, ये चीज़ ध्यान रखना है। और एनुअल दे रखा है तो डायरेक्ट लेस करना है, फिर 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इनकम और एक्सपेंसेस पर मंथ दे रखे हैं या पर एनम दे रखे हैं, पर एनम दे रखे हैं, डायरेक्ट एड लेस कर दीजिए, पर मंथ दे रखे हैं, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो पास्ट में नहीं हो रहे थे लेकिन फ्यूचर में होंगे, उससे क्या होंगे, आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, हम लेस कर देंगे। ठीक इसी तरह से हम लेस करेंगे इनकम विच नॉट अराइज इन फ्यूचर। ऐसी इनकम जो पास्ट में तो हो रही थी लेकिन फ्यूचर में नहीं होगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अभी एडवर्स ले लेते हैं हम कि मैं उस मेडिकल शॉप के साथ साथ एक जर्नल स्टोर भी साथ में चला रहा था, अर्न कर रहा था। क्या हो रहा था, मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो रही थी, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, हम तो सिर्फ मेडिकल ही चलाएंगे, जर्नल स्टोर या जर्नल सामान हम उसमें नहीं रखेंगे। आइसक्रीम पार्लर आपने चला रखा था, मैंने आप वो नहीं रखेंगे। आपकी पर मंथ इनकम 5,000 पर मंथ के हिसाब से अगर इनकम कम होगी, क्या होगी, प्रॉफिट्स भी 5,000 पर मंथ के हिसाब से पूरे साल के 60,000 से कम हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। यानी ऐसी इनकम जो पास्ट में तो हो रही थी लेकिन फ्यूचर में नहीं होगी, उससे आपके प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाएंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये अपन ऐड लेस करेंगे। इसके साथ में एक चीज और हम लेस करेंगे, वो क्या, लेस हम करते हैं ऑनर्स रेम्यूनरेशन। जो भी ऑनर्स रेम्यूनरेशन मतलब बिजनेस का जो ऑनर है भाई, वो फ्री में काम थोड़ी कर रहा है, बिजनेस को संभाल रहा है, वहां पर दिन भर सुबह से लेके शाम तक, रात को 10 घंटे 12 घंटे वाइज अपने ओन बिजनेस की तरह काम कर रहा है। तो कहीं दूसरी जगह करता तो वहां भी तो उसको सैलरी मिलती, तो ऐसी सैलरी वगैरह उसकी भी तो कुछ होनी चाहिए ना, जो बिजनेस से लेस होगी। तो ऑनर्स रेम्यूनरेशन तो हमेशा लेस करना ही करना है। पार्टनरशिप में ध्यान रखना है, क्वेश्चन कह रहा है 2 पार्टनर्स हैं, दोनों को 10,000 पर मंथ सैलरी देनी है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि पर मंथ है और दोनों को देंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 भी करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज गिवन है।
मेन चीज है ऑनर्स रेम्यूनरेशन। तो पार्टनरशिप फर्म की अगर अपन बात करेंगे तो पार्टनर्स को जो फर्म रेम्यूनरेशन दे रही है, जैसे कोई सैलरी दे रही है, कोई बोनस दे रही है, कोई कमीशन दे रही है, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो ये एड लेस अगर हमने कर दिया तो उसके करने के बाद ये जो आपका प्रॉफिट आया है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन 3 स्टेप में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये मैक्सिमम स्टेप है, कोई जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में तीनों स्टेप आपको मिले। हो सकता है कोई एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है तो फर्स्ट स्टेप आपका हट जाएगा, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, सीधे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। अगर कोई एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस गिवन है तो फर्स्ट स्टेप आपका यूज होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट आएंगे, देन आप उसका एवरेज निकालेंगे। फ्यूचर से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस दिए हुए नहीं है, कोई इनकम गिवन नहीं है, कोई ऑनर्स रेम्यूनरेशन नहीं है, आपका थर्ड स्टेप हट जाएगा। ओनली सेकंड स्टेप का जो आंसर आपका एवरेज प्रॉफिट आया हम उसको यूज करेंगे। ये मैक्सिमम है, क्योंकि मैं जो आपको नोट्स देता हूं वो मैक्सिमम है कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका हमेशा सही होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की। हो गया, चलिए अब ये हो गया आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। अब बात करेंगे सुपर प्रॉफिट की। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना सीख लिया है। अब हम बात करेंगे कि सुपर प्रॉफिट आपका कैसे आएगा। देखिए सुपर प्रॉफिट क्या होता है, उसके बेसिस पर मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे, नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। तो तीनों मेथड्स में आपको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, तो देखिए सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट का मतलब, सुपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। अपना एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न करिए, कि नॉर्मली हम इतना अर्न कर रहे हैं लेकिन आपका जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो तो ज़्यादा आ रहा है, वो क्या हो गया आपका सुपर। सुपर यानी ज़्यादा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कोई फर्म नॉर्मली जो अर्न कर रही है, अगर एवरेज प्रॉफिट आपका उससे ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। यानी हमारा एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल कंडीशन से हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। फिर एक नई टर्म आ गई, सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस में है, परसेंटेज में है। यानी आप जो पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं वो पैसा मैं कहीं और लगाता तो नॉर्मली इतना तो मैं अर्न कर ही लेता, वो मेरा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। तो आपके नॉर्मल प्रॉफिट से अगर फर्म आपको ज्यादा अर्न करके दे रही है वो है सुपर प्रॉफिट, तभी तो गुडविल होगी। अदरवाइज तो मैंने कहा कि मैंने बैंक में अगर एफडी करा दी तो मुझे वहां से 8% का रिटर्न मिल जाएगा, और 8% ही आपकी फर्म से मुझे प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं अननेसेसरी का रिस्क क्यों लूंगा, मैं बैंक में एफडी करा दूंगा। इसलिए गुडविल की वैल्यूएशन किस पर बेस हम करते हैं, सुपर प्रॉफिट की। आपका एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है। फॉर्मूला क्या बना, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। आपके बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। और क्योंकि बैलेंस शीट अगर पूरी नहीं है, ओनली लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन है, तो हम वहां से भी निकाल सकते हैं
कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस। तो कोई भी रिजर्व हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको आप ऐड करेंगे कैपिटल में, पार्टनर्स की सबकी कैपिटल को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और उसमें से किसी तरह का कोई लॉसेज हुआ तो उसको माइनस कर देंगे, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीट ये सारे फॉर्मूले लिखा दिए थे, इसलिए मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने नहीं देखा एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी मैंने आपको डिस्कस करी थी कि जो पैसा मैं बिजनेस में लगा रहा हूं अगर कहीं और लगाता तो मुझे कितना रिटर्न मिल जाता। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में आपको हो सकती है या डायरेक्ट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। परसेंटेज में होगी इसलिए डिवाइडेड बाय 100 आपको करना ही करना है। तो इस तरह से आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन कभी भी गुडविल का वैल्यूएशन का आ गया और वो सुपर प्रॉफिट के बेस पे है तो भी आपको एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा। इसलिए एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक अब आपको ये कंप्लीट चीजें कवर हो गई होंगी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। अगर आपने ये निकाल लिया, हमने ये सीख लिया, देन गुडविल के वैल्यूएशन का जो भी मेथड है उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे और गुडविल आपकी आ जाएगी। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आपको लगता है कि सर क्वेश्चंस हमको और करने हैं, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं इसकी एक सेपरेट क्वेश्चंस की एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कुछ हम सेपरेटली क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक बेसिक टॉपिक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशंस कैसे होती है। नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, वहां से भी क्वेश्चन कन्फर्म बोर्ड में आता है। सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड आपका कोई भी है, सब में क्वेश्चन आएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया था, मेरे कुछ टाइमिंग्स को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बहुत जल्द मैं लेके आऊंगा। कोशिश करूंगा 1 और 2 दिन में आपको वीडियो मिल जाए क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स आपकी आ रही है। लेकिन आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिले और इस जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तब तक इसके क्वेश्चन कीजिए, कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।